अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, यूनिक उर्दू एजुकेशन पर दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बखैर होंगे। आज हम आपके सामने यूजीसी नेट GRF जून 2026 की तैयारी करने वाले तलबा व तालिबात के लिए इंतहाई अहम वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम यूनिट 1 को पढ़ेंगे, समझेंगे और यूजीसी नेट GRF में बार बार जो सवालात पूछे जाते हैं उसकी तशरीह व तौज़ीह भी करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं और जून में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही अहम होने वाला है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी इस चैनल पर मज़ीद बेहतर हो सके और कम वक्त में आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए हम बिला तमहीद बग़ैर ताख़ीर किए हुए शुरू करते हैं। हिंद आर्याई की तारीख़ और उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तकरीबन हम 50 सवालात लेकर के हाज़िर हुए हैं जिसकी तशरीह भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। देखिए, हिंद आर्याई के इर्तिक़ा के 3 अदवार हैं। हिंद आर्याई ये ज़बानों के बहुत सारे ख़ानदानों में से एक बड़ा ख़ानदान है। ये कह लीजिए इसमें तकरीबन 100 ज़बानें शामिल हैं। इसी हिंद आर्याई ख़ानदान ही में उर्दू, हिंदी वगैरह भी शामिल है। तो हिंद आर्याई ख़ानदान के इर्तिक़ा के 3 अदवार हैं। एक दौर का नाम है कदीम हिंद आर्याई, दूसरे दौर का नाम है वुस्ता हिंद आर्याई, तीसरे दौर का नाम है जदीद हिंद आर्याई। एक बात आप और याद रखें, इर्तिक़ा हमेशा कदीम से जदीद की तरफ होता है। अगर तरतीब से भी, ज़मानी तरतीब भी अगर आपको सजाने के लिए कह दे, सवाल पूछ ले, तो पहले कदीम हिंद आर्याई आएगा, दूसरे नंबर पर वुस्ता हिंद आर्याई आएगा, तीसरे नंबर पर जदीद हिंद आर्याई आएगा। इस ज़मानी तरतीब को भी आप याद रखेंगे। और सवाल इस तरह भी पूछा जाता है, कदीम हिंद आर्याई का दौर कब से कब तक है? तो 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 कब्ल मसीह तक है, यानी तकरीबन 1000 साल पर मुहीत है ये दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर कितने सालों पर? अच्छी तरह याद रखेंगे, ऑथेंटिक बात है कि 1000 सालों पर मुहीत है। इसी दौर में ऋग्वेद, वैदिक संस्कृत और क्लासिक संस्कृत का दौर ये माना जाता है। इस दौर में ये डेवलप किया है, पनप करके सामने आया है। तो ऋग्वेद, वैदिक, क्लासिक संस्कृत और क्लासिक संस्कृत का दौर कौन माना जाता है? कदीम हिंद आर्याई। दूसरा दौर आता है वुस्ता हिंद आर्याई। ये दौर 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का दौर माना जाता है, यानी तकरीबन 1500 सालों पर मुहीत दौर है। इसी पीरियड में, इसी दौर में प्राकृतों, अपभ्रंशों ने डेवलप किया है, यानी प्राकृतों और अपभ्रंशों का दौर कौन सा दौर माना जाता है? वुस्ता हिंद आर्याई का दौर माना जाता है। खुलासा यह है कि प्राकृतों और अपभ्रंशों का दौर कौन है? वुस्ता हिंद आर्याई। अच्छी तरह याद रखेंगे। तीसरा दौर आता है जदीद हिंद आर्याई। ये 1000 ईस्वी से ताहाल, यानी अभी जो 2025 चल रहा है, यानी 21वीं सदी चल रही है, ये सम्मिलित है, शामिल है। यानी 1000 ईस्वी से लेकर के जब तक चलता रहेगा वो क्या कहलाएगा? अब तक का दौर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जदीद हिंद आर्याई। और इसी दौर में हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती वगैरह की पैदाइश हुई है। यानी उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती की किस दौर में पैदाइश हुई है? तो जदीद हिंद आर्याई में, ना कि वुस्ता हिंद आर्याई में, ना कि कदीम हिंद आर्याई में। तो इतनी बातों को आप अच्छी तरह याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ इम्तिहानी नुक्ता, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि इर्तिक़ा हमेशा जो है कदीम से जदीद की तरफ होता है। यानी पहले कदीम हिंद आर्याई, फिर वुस्ता हिंद आर्याई, फिर उसके बाद जदीद हिंद आर्याई।
उम्मीद है कि ये स्लाइड में आपको जो बात कही गई है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, सवालात और जवाबात को लेते हैं। हिंद आर्याई की तारीख, अदवार और लिसानी ख़ानदान। देखिए इसमें पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंद आर्याई ज़बानों का ताल्लुक़ ज़बानों के किस बड़े ख़ानदान से है। मैंने आपको बताया कि ज़बानों का बहुत सारा ख़ानदान है, गिना नहीं जा सकता। उनमें से एक ख़ानदान है हिंद आर्याई ख़ानदान। तो हिंद आर्याई ख़ानदान का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? हिंद यूरोपी ख़ानदान से, इंडो यूरोपियन से है। किससे है? इंडो यूरोपियन ख़ानदानों से इसका ताल्लुक़ है। किसका? हिंद आर्याई ज़बानों का ताल्लुक़ ज़बानों के किस बड़े ख़ानदान से है? बार बार पूछा गया है, हिंद यूरोपी ख़ानदान से, इंडो यूरोपियन से है। इसका सही जवाब होगा, दुरुस्त जवाब होगा। लेकिन यहाँ पर तशरीह में देखिए और बात वाज़ेह हो जाएगी। उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और संस्कृत सब हिंद यूरोपी ख़ानदान की शाख हैं। उर्दू हो, हिंदी हो, फ़ारसी हो, संस्कृत हो, ये सब किससे निकल कर के आई है? हिंद यूरोपी ख़ानदान से निकल कर के आए। गोया कि एक तरह से मान लिया जाए हिंद यूरोपी ख़ानदान माँ है इन ज़बानों की, ये बेटी बेटियाँ हैं। हिंद यूरोपी ख़ानदान क्या है? उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत की गोया के माँ है, और उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत बेटी बेटियाँ हैं। इस तरह आप याद रखें इसको। ख़ानदानों की शाखें हैं। नेट में कभी कभी हिंद यूरोपी की जगह हिंद ईरानी दिया रहता है। हिंद यूरोपी पूछ ले या हिंद ईरानी पूछ ले, गोया कि एक तरह से ये दोनों क्या मुतरादिफ है, पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है का मुतबादिल दिया जाता है। ये सब उसी के एक बड़े ख़ानदान के ज़ेली हिस्से हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 74 85 88 86 61 पर, ताकि आपको PDF दे दिया जाए और ग्रुप से भी आपको जोड़ दिया जाए ताकि PDF आपको पहुंचता रहे। आगे देखिए दूसरा सवाल क्या है। हिंद आर्याई के इर्तका को माहिरीन लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया है? क्या कह रहा है सवाल में, समझें। हिंद आर्याई के इर्तका को माहिरीन लिसानियात ने, जो ज़बान के माहिर हैं, कितने अदवार में तकसीम किया? 3 अदवार में। कितने अदवार में? 3 अदवार में। डायरेक्टली बताएंगे कि 3 अदवार में। अब याद रखेंगे कौन कौन से अदवार हैं, 3 में कौन कौन शामिल है, इसको याद रखना निहायत ज़रूरी है। एक है कदीम हिंद आर्याई, वुस्ता हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। तरतीब से, सीक्वेंस के साथ भी आप इसको याद रखेंगे। ये बात पीछे भी आ चुकी है। तीसरा सवाल देखिए, कदीम हिंद आर्याई दौर की ज़मानी हद क्या है? ज़मानी हद को बयान किया जा रहा है। कब से कब तक शुमार किया जाता है कि ये दौर कदीम हिंद आर्याई दौर में शामिल होगा? तो ज़मानी हद इसकी क्या है कि 1500 कबल मसीह से लेकर के 500 कबल मसीह तक का दौर क्या कहलाता है? कदीम हिंद आर्याई का दौर कहलाता है, जिसमें वैदिक संस्कृत और क्लासिक संस्कृत राइज थी। इसी दौर में वैदिक संस्कृत, क्लासिक संस्कृत जो किस दौर में राइज थी? तो वह कदीम हिंद आर्याई दौर में राइज थी। आप अच्छी तरह इस बात को याद रखेंगे। चौथा सवाल देखिए, वुस्ता हिंद आर्याई दौर का दुरुस्त ज़माना कौन सा है? कब से कब तक का दौर माना जाता है? इसकी ज़मानी हद क्या है, इसको पूछा जा रहा है। तो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक का दौर जो माना जाता है, वुस्त हिंद आर्याई का दौर माना जाता है। ये दौर पूरे 1500 सालों पर मुहित है। पीछे बता चुके हैं कि कदीम हिंद आर्याई 1000 सालों पर मुहित है और वुस्ता हिंद आर्याई 1500 सालों पर मुहित है, जिसे प्राकृतों और अपभ्रंशों का दौर भी कहा जाता है। इतनी बात आप याद रखेंगे। आगे स्लाइड में चलते हैं। हिंद आर्याई की तारीख, अदवार और लिसानी ख़ानदान, हिस्सा बा में देखिए। अलिफ गुजर चुका है। सवाल नंबर 6 नेट में अक्सर पूछा जाने वाला ज़मानी तरतीब है। क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है, क्या है?
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को, ज़मानी तरतीब को, क्रोनोलॉजी को समझें क्या है। जुमरा कौन सा है? दुरुस्त बा आएगा, यानी कदीम हिंद आर्याई है, फिर उसके बाद वुस्ता हिंद आर्याई है, जदीद हिंद आर्याई है, पीछे बता चुके हैं ज़मानी तरतीब। नेट में, यूजीसी नेट में ऐसे आसान सवाल को कभी कभी तरतीब बदल कर घुमाया जाता है। इर्तिका हमेशा कदीम से जदीद की तरफ होता है। अगर कोई ये कह दे कि जदीद हिंद आर्याई, वुस्ता हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, ये तरतीब में कोई दे देगा तो ये गलत हो जाएगा सवाल। तो इसलिए कदीम से जदीद की तरफ चलना है। पहले एक नंबर पर कदीम को रखेंगे, फिर वुस्ता हिंद आर्याई को रखेंगे, फिर जदीद हिंद आर्याई को रखेंगे। अच्छी तरह इस बात को याद रखेंगे, बार बार रिपीट किया जा रहा है। 8वां सवाल देखिए, उसके पहले 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि जदीद हिंद आर्याई दौर का आगाज़ कब से कब तक माना जाता है? पीछे आ चुकी है बात, 1000 ईस्वी से लेकर के ईस्वी तक माना जाता। कितना? 1000 ईस्वी तक माना जाता। जदीद हिंद आर्याई का दौर 1000 ईस्वी से लेकर के ताहाल जो अब तक जो चल रहा है वो किस में आएगा? जदीद हिंद आर्याई में आएगा। इसी दौर में उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह जो है पैदा हुई। किस दौर में हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी पैदा हुई? जदीद हिंद आर्याई में। 7वां सवाल, 100 के अदद को बुनियाद बनाकर ज़बानों के 8 ख़ानदानों को किन किन 2 बड़े ग्रोहों में बांटा गया है? देखो 100 का अदद जो है मान करके, यानी ये कह लीजिए, यहाँ पर देखिए, पीछे आ जाइए, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए हिंद आर्याई को जो है, हिंद आर्याई कितना? 100 का अदद इसको मान करके इसको जो है 2 बड़े ख़ानदानों में डिवाइड किया गया। कितने ख़ानदानों में? 2 बड़े ख़ानदानों में इसको डिवाइड किया गया। कौन कौन सा है? देखिए 7वां नंबर, एक का नाम है शितम, दूसरा का नाम है केंटम। शितम मशरकी ज़बानों का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? मशरकी ज़बानों के ग्रुप को कहा जाता है शितम, और मगरिबी ज़बानों के ग्रुप को क्या कहते हैं? केंटम कहा जाता है। अच्छी तरह इसको याद रखेंगे। 8 ख़ानदानों को ये दो भाग में इसको बांट दिया गया है। बात समझ में आई? आगे देखिए 8वां सवाल देखिए, आर्याओं का वतन वुस्ता एशिया बताने वाला माहिर लिसानियात होता। किसने कहा कि आर्याओं का वतन जो है वुस्त एशिया है? कहने वाले कौन शख्स है? वो नसीर अहमद खान है। कौन है? नसीर अहमद खान। नसीर अहमद खान ने अपनी किताब तारीख़ ज़बान उर्दू में आर्याओं का वतन वुस्त एशिया करार दिया। बाद ने कहा यूरोप, बाद ने कहा रूस, खैर वो अलग बात है, लेकिन नसीर अहमद जो कहा है उस बात को आप याद रखेंगे अच्छी तरह। आगे चलिए, आगे 9वां सवाल देखिए, हिंदुस्तान में आर्याओं के दाखिले की तारीख 1500 कब्ल मसीह किसने तस्लीम किया? किसने माना कि 1500 कब्ल मसीह में हिंदुस्तान में आर्याओं ने कदम रखा था, हिंदुस्तान आया था? ये कहने वाले शख्स कौन है? वो अजीम शख्स मसूद हुसैन खां हैं। इन्होंने कहा कि आर्या जो हिंदुस्तान में आया है वो 1500 कब्ल मसीह में आया है। मसूद खान के मुताबिक आर्याओं की आमद 1500 कब्ल मसीह में हुई है। 10वां सवाल देखिए, शितम ग्रुप के आर्य हिंदुस्तान आने से पहले जहाँ क़याम पजीर थे वहाँ उन्होंने कौन सी ज़बान बोली? तो उस्ता बोली। कहने का मतलब है शितम ग्रुप के आर्य हिंदुस्तान आने से पहले जहाँ इन्होंने क़याम पजीर थे वहाँ उन्होंने कौन सी ज़बान बोली? ये उस्ता, यानी ईरान में ये लोग ठहरे थे, ईरान में उसको उस्ता कहा जाता है। ईरान में आर्यों की ज़बान उस्ता कहलाती है, जो बाद में हिंदुस्तान आकर वैदिक संस्कृत बन गई। अच्छी तरह याद रखें, ईरान में आर्यों की ज़बान क्या कहलाती है? उस्ता कहलाती है। बाद में फिर जब वो हिंदुस्तान आई वो ज़बान, तो उसका नाम क्या पड़ गया? वैदिक संस्कृत पड़ गया। ईरान में इसका नाम उस्ता था, फिर वही ज़बान जब भारत में आई, हिंदुस्तान में इसका नाम पड़ गया क्या? वैदिक संस्कृत। आगे चलिए, 11वां सवाल देखिए, कदीम हिंद आर्याई का पहला मुस्तनद ऑथेंटिक और कदीम तरीन नक्श हमें किस किताब में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद दुनिया की कदीम तरीन आर्याई किताब है। कौन सी किताब है? आर्याओं की किताब है, जिसका ज़माना 1000 कब्ल मसीह से पहले का माना जाता है। कब माना जाता है? ऋग्वेद का दौर 1000 कब्ल मसीह से पहले माना जाता है।
12वां सवाल यहाँ पर देख लीजिए, कदीम हिंद आर्याई संस्कृत और उसकी मंजिलें। डॉक्टर सुधेश्वर वर्मा की तकसीम क्या है? इन्होंने कहा पहले वैदिक आया, फिर अहद पाणिनी का दौर आया, फिर उसके बाद रज़मिया, फिर उसके बाद दुनियावी, फिर उसके बाद टेक्साली। इस ज़मानी तरतीब को भी आप मंजिलों को भी याद रखेंगे, इससे भी सवालात बार बार पूछे जाते हैं। कुछ डॉक्टर सुधेश्वर वर्मा ने 5 बताया है इसकी, कितना 5 मंजिलें जो बताई है, 5 मंजिलों को आप याद रखेंगे। आगे सवाल देखिए, संस्कृत ज़बान का मशहूर तरीन कवायदा कौन है? संस्कृत ज़बान का मशहूर तरीन जो है कवायद, ग्रामेटिक्स जो है उसके ग्रामर के जानकार जो है वह व्याकरण कौन है? जिसने उसे अदबी रूप दिया उसका नाम क्या है? पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। नेट का सबसे पसंदीदा सवाल है, पाणिनि जो 4वीं सदी कब्ल मसीह में अशिष्ट अध्याय लिखकर संस्कृत को के ज़ाब्तों में जकड़ दिया था। इन्होंने पाणिनि ने जो है इन्होंने संस्कृत का जो है ज़ाब्ता लिखा, रूल रेगुलेशन नियम को लिख करके संस्कृत को क्या क्या ज़ाब्तों में जकड़ दिया गया था, जिसकी वजह से भी संस्कृत ज़बान धीरे धीरे ख़त्म हुई है। इसका भी हाथ है ख़त्म करने में, अशिष्ट अध्याय लिख करके। 14वां सवाल देखिए क्या कह रहा, रामायण और महाभारत संस्कृत की किस मंजिल से ताल्लुक़ रखती है? तो ये किस मंजिल से ताल्लुक़ रखती है? रज़मिया मंजिल से। 5 मंजिलें हैं, 5 मंजिल में से तीसरा मंजिल क्या है? रज़मिया। तो रज़मिया मंजिल से ताल्लुक़ रखती है। रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल भी कहा जाता है। रज़मिया मंजिल का दूसरा नाम क्या? अदबी मंजिल नाम है। क्या नाम है? अच्छी तरह याद रखेंगे, अदबी मंजिल नाम है, जिसमें ये दोनों अजीम शाहकार लिखे गए, ये दोनों शाहकार जो है लिखे गए हैं। आगे देखिए 15वां सवाल, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को किन 2 हिस्सों में तकसीम किया? तो वैदिक संस्कृत और क्लासिक संस्कृत में इन्होंने तकसीम किया है। ज्ञानचंद्र जैन की तकसीम सादा है, वेदों की ज़बान वैदिक और पाणिनि के बाद की अदबी ज़बान क्लासिक। क्या कह रहा था? पहले जो वैदिक की ज़बान थी उसका रूल रेगुलेशन नहीं था, तो वेदों की ज़बान वैदिक थी, और पाणिनि के बाद अदबी ज़बान क्लासिक हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या क्या ज़ाब्ता नियम वगैरह बना दिया, तो वो क्लासिक ज़बान कहलाई। वैदिक में कोई रूल रेगुलेशन वगैरह नहीं था। तो प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को किन 2 हिस्सों में तकसीम किया? वैदिक संस्कृत और क्लासिक संस्कृत, मेयारी संस्कृत। बात समझ में आई? आगे देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कदीम हिंद आर्याई दौर में उदेचिया से मुराद कौन सा लिसानी मेयार था? तो शुमाली मगरिबी या मेयारी संस्कृत मुराद है, यही मेयार था, उसका लिसानी मेयार था। 3 इलाकाई रूप उदीचिया, शुमाली मगरिबी और मध्यादेश, वुस्ता और प्राच्या मशरकी। तो कदीम हिंद आर्याई दौर में उदीचिया से मुराद कौन सी लिसानी मेयार था? शुमाली मगरिबी या मेयारी संस्कृत। 3 इलाकाई रूप था, कौन कौन है? उदीचिया, शुमाली मगरिबी, मध्यादेश, वुस्ता या मध्य प्रदेश भी कह लीजिए, और प्राच्या यानी मशरकी। आगे देखिए वुस्त हिंद आर्याई, पाली और प्राकृत। 17वां सवाल देखिए, वुस्त हिंद आर्याई से पहले मरहला 500 कब्ल मसीह सन ईस्वी तक की सबसे अहम ज़बान कौन सी थी? पाली थी। यानी वुस्ता हिंद आर्याई के पहले मरहला 500 कब्ल मसीह सन ईस्वी तक की सबसे अहम ज़बान कौन सी थी? वो थी पाली थी। पाली बुद्ध मत की ज़बान थी, अच्छी तरह याद रखेंगे। पाली किसकी ज़बान थी? बुद्ध मत की ज़बान थी, और उसे लिसानियात की रूह से पहली प्राकृत भी कहा जाता है। पाली को पहली प्राकृत भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। 18वां सवाल, लफ्ज़ प्राकृत के लुग़वी माने क्या है? कई मरतबे एग्जाम में पूछा गया, फितरी और कुदरती या अवामी। क्या माने? प्राकृत की भी क्या है? लफ्ज़ प्राकृत के लुग़वी माने क्या है? फितरी, कुदरती या अवामी यानी नेचुरल। प्राकृत पर प्रकृति यानी फितरत से है,
प्राकृत प्रकृति यानी फितरत से माखूज है, यानी वो ज़बान जो संस्कृत के कवायद से आज़ाद आम लोगों की ज़बान थी। प्राकृत किसकी ज़बान थी? ये आम लोगों की ज़बान थी, इसमें कोई कायदा नियम नहीं थी। यानी कह लीजिए कि संस्कृत के बाद जो है, यानी क्लासिक संस्कृत के बाद जो ज़बान आई है वो प्राकृत थी, जो आम लोगों की ज़बान थी, अवामों की ज़बान थी। रूल नियम वगैरह इसके लिए ज़रूरी नहीं थी, फितरी ज़बान थी। 19वां सवाल देखिए, अशोक के कतबे से ज़बान में लिखे गए, अशोक के कतबे किस ज़बान में लिखे गए थे? शिलालेख, अभिलेख वगैरह जो है अशोक का जो है किस ज़बान में लिखा गया था शिलालेख? तो ये लिखा गया था पाली भाषा में। किसमें? पाली में लिखा गया, इब्तदाई प्राकृत में। पाली को क्या बोलते हैं? इब्तदाई भी प्राकृत, पहली प्राकृत कह लीजिए पाली को, या इब्तदाई प्राकृत भी इसका नाम है। राजा अशोक ने अपने अहकामात अवामी ज़बान यानी पाली में पत्थरों पर नक्श कर दिए थे। 20वां सवाल देखिए, मसूद हुसैन खां के मुताबिक पाली और अदबी संस्कृत का बाहमी रिश्ता क्या है? मसूद हुसैन खां के मुताबिक पाली, जिसको पहली प्राकृत इब्तदाई प्राकृत भी कहा जाता है, और अदबी संस्कृत का बाहमी रिश्ता क्या है? तो पाली और अदबी संस्कृत दोनों की माँ एक ही है, प्राकृत पहली प्राकृत है। दोनों की माँ एक ही है, पहली प्राकृत है। लोग कहते हैं कि अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही है। पाली और अदबी प्राकृत दोनों की माँ एक ही पहली प्राकृत है, उसी से निकला है ये दोनों। मसूद हुसैन खां के नज़दीक देसी बोलियों के मिलाप से जो पहली प्राकृत बनी, उसी से ये दोनों मुतवाज़ी तौर पर निकली है। ये कह लीजिए कि दोनों एक तरह से बहनें हैं, अलग अलग नहीं है। आगे चलिए 21वां सवाल, पंडित हरि औध के मुताबिक लफ्ज़ पाली किस संस्कृत लफ्ज़ से मुश्तक है? पंक्ति से, सतर से मुश्तक है। किससे? पंक्ति यानी सतर से मुश्तक है। हरि औध के मुताबिक बुद्ध मत के धर्मशास्त्र की सतर को पंक्ति या पाली कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए 22वां सवाल देखिए, अदबी प्राकृत है, दूसरी प्राकृत, अदबी प्राकृत है वो उसका नाम क्या है? अदबी प्राकृत का दूसरा नाम क्या है? दूसरी प्राकृत नाम है। इनके मराकिज़ कहाँ हैं? वो 22वां सवाल, वुस्त हिंद आर्याई का दूसरा दौर सन्ने ईस्वी क्या है? सन्ने ईस्वी इसका 500 ईस्वी तक, सन्ने ईस्वी से 500 ईस्वी तक किस नाम से मशहूर है? अदबी प्राकृतों यानी दूसरी प्राकृतों का दौर। इस दौर में प्राकृतें बाकायदा ड्रामों और शायरों की ज़बान बन गई थी। 23वां सवाल देखिए, 5 अदबी प्राकृतें क्या क्या है? पहले है महाराष्ट्री, शोरशीनी, मागधी, अर्धमागधी, पिशाजी। इस तरतीब को भी आप याद रखेंगे। क्या है? पहले महाराष्ट्री, शोरशीनी, मागधी, अर्धमागधी, पिशाजी। आगे देखिए 24वां सवाल, संस्कृत ड्रामों के गीत उमूमन किस प्राकृतों में लिखे जाते थे? तो महाराष्ट्री में लिखे जाते। किसमें? महाराष्ट्री में लिखे जाते थे। संस्कृत ड्रामों के गीत उमूमन किस प्राकृत में लिखे जाते थे? तो महाराष्ट्री में। महाराष्ट्री को तमाम प्राकृतों में सबसे फसीह और अदबी माना जाता, इसलिए शेरी सरमाया इसी में है। इसलिए शेरी सरमाया अच्छी तरह याद रखिएगा कि महाराष्ट्री को तमाम प्राकृतों में सबसे फसीह और बलीग अदबी माना जाता था, इसलिए कि शेरी सरमाया सब इसी पर में है, महाराष्ट्री में ही है। 25वां सवाल देखिए, शोरशीनी प्राकृतों की मरकज़ कौन सा शहर या इलाका था? तो ये मथुरा का इलाका था। किसका? मथुरा का इलाका यूपी में पड़ता है। वो इलाका किसके? शोरशीनी प्राकृत का मरकज़ माना जाता। वहीं पर ये जो शोरशीनी जो भाषा है ये डेवलप किया था। शोरशीनी का मरकज़ मथुरा था और ये उर्दू की बुनियाद बनने में सबसे अहम माना जाता। उर्दू को जो बुनियाद बनी है तो यहीं से बनी है, तो इसके लिए अहम माना जाता है ये इलाका। अच्छी तरह इसको भी याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अदबी प्राकृतें, दूसरी प्राकृत और उनके मराकिज़। 26वां सवाल, मगध जुनूबी बिहार के मगध जुनूबी बिहार के इलाके के
प्राकृत का नाम क्या है जिसे आर्य हकारत से देखते हैं? वो मागधी है। मरकज से दूर होने की वजह से आर्य मागधी बोलने वालों को कमतर समझते थे, हकीर समझते थे। कश्मीर और पंजाब के इलाके में राइज प्राकृत का नाम क्या है? पेशाजी है। क्या नाम है? पेशाजी नाम है। पेशाजी शुमाली मगरबी सरहद की प्राकृत थी जिसे किशन राजाओं के अहद में फरोग मिला। 27वां सवाल देखिए, जैन मत के पेशवा महावीर जैन ने अपनी मजहबी तबलीग के लिए किस प्राकृत को चुना? कई मरतबा एग्जाम में पूछा, अर्धमागधी को चुना है। जैन मत के पेशवा थे, उसके लीडर थे, प्रवर्तक थे महावीर जैन ने अपनी मजहब की प्रचार और प्रसार के लिए, फैलाव के लिए किस प्राकृत को चुना? तो अर्धमागधी को चुना। इम्तिहानी नुक्ता, बुद्ध मत पाली, अपनी जो है धर्म की जो तालीम देते थे पाली में देते थे, और जैन मत अर्धमागधी में। जैन मत किस में? अर्धमागधी। इसको वर्सेस को, इस जो मुकाबला है इसको अच्छी तरह याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अपभ्रंशों का दर, जबानों का बिगाड़ और इर्तिकाब। अपभ्रंश के माने ही होता भ्रष्टों का दौर, भ्रष्ट जबान हो चुकी थी। वुस्ता हिंद आर्याई का तीसरा दौर अपभ्रंश का दौर है। वुस्ता हिंद आर्याई का तीसरा दौर क्या है? अपभ्रंशों का दौर कहलाता है। पीछे बात आ चुकी है। प्राकृतों के बाद जबान की अवामी रूप है। ये क्या है? अवाम। अपभ्रंश का मतलब भ्रष्ट अवामी बोली का दौर है ये। लफ्ज़ अपभ्रंश के माने क्या है? बिगड़ी हुई या भरी हुई या भ्रष्ट जबान कह लीजिए, टूटी हुई जबान कह लीजिए। अपभ्रंश के माने भ्रष्ट ही के आते हैं। पतंजलि के महाभाष्या में संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों के लिए है। पतंजलि की महाभाष्या में संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों के लिए है। इस्तेमाल किया सबसे पहले पतंजलि में ही इसका इस्तेमाल हुआ है। महाभाष्या में इस भ्रष्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, ये कहा जा रहा है इसमें। मार्कंडे के मुताबिक अपभ्रंश के 3 अक़साम हैं, नागर, प्राचड, उपनागर। कितना है? 3 है, नागर, प्राचड और उपनागर। नागर को गुजरात में बोली जाती है, प्राचड सिंध में बोली जाती है, उपनागर राजपूताना इलाके में। तीनों को याद रखेंगे, इम्तिहानी नुक्ता भी है, कई मरतबा इम्तिहान में पूछा भी गया। मौजूदा सिंधी ज़बान का इर्तिका प्राचड। सिंध में जो है क्या है? मौजूदा सिंधी ज़बान का जो इर्तिका हुआ प्राचड में। सिंध में राइज प्राचड अपभ्रंश है से हुई। सिंध में जो राइज प्राचड अपभ्रंश से। उर्दू अदवा और हिंदी के असल माँ किस अपभ्रंश को माना जाता है? शोर शीनी अपभ्रंश। कई मरतबा एग्जाम में पूछा जा, उर्दू और हिंदी के असल माँ किस अपभ्रंश को माना जाता है? शोर शीनी अपभ्रंश को। शोर शीनी अपभ्रंश से मगरबी हिंदी बनी। शोर शीनी ही अपभ्रंश से क्या बने? मगरबी हिंदी बनी, जिससे खड़ी बोली और फिर उर्दू पैदा हुई, फिर उसके बाद उर्दू हिंदी पैदा हुई। क्या कह रहा है? उर्दू हिंदी की असल माँ किस अपभ्रंश को माना जाता है? शोरशीनी अपभ्रंश। शोरशीनी अपभ्रंश से मगरबी हिंदी बनी, जिससे खड़ी बोली और फिर उर्दू हिंदी, खड़ी बोली से ही उर्दू हिंदी बनी है। इस तरतीब को भी याद रखेंगे। जॉर्ज ग्रेडसन के लिसानी दर्जाबंदी को भी याद रखेंगे। इन्होंने बैरूनी हल्का और अंदरूनी हल्का में बांटा है। बैरूनी हल्का में आता मराठी, सिंधी, बंगाली। हिंदुस्तान के किनारों पर बोली जाने वाली ज़बान है, हिंदुस्तान के किनारों पर। 36वां नंबर सवाल देखिए, ग्रेडसन के मुताबिक मगरबी हिंदी का ताल्लुक किस हल्के से है? अंदरूनी हल्के से। किस हल्के से? अच्छी तरह याद, अंदरूनी हल्के से है। मगरबी हिंदी और उसकी बोलियाँ हिंदुस्तान के वुस्ता हिस्सा अंदरूनी दायरे में राइज थी। 37वां सवाल देखें, आर्यों की हिंदुस्तान में 2 मुख्तलिफ लहरों वक्फों में आमद का नज़रिया 1880 में सबसे पहले किसने पेश किया? सबसे पहले डॉक्टर हॉर्नले ने। किसने पेश किया? डॉक्टर हॉर्नले ने पेश किया। हॉर्नले ने पेश किया। अच्छी तरह इसको याद रखेंगे। 38वां सवाल क्या है? ग्रेडसन ने बैरूनी हल्के के तहत किस ज़बान को रखा है? इसमें उन्होंने मराठी, सिंधी और बंगाली को रखा। हिंदुस्तान के किनारों पर बोली जाने वाली ज़बानें सिंधी, मराठी और बंगाली है। बैरूनी दायरे में आती है। किसमें आती है ये? बैरूनी दायरे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 7वां नंबर देखिए, मगरबी हिंदी और उसकी बोलियां, उर्दू का सरचश्मा। मगरबी हिंदी के तहत कितनी बोलियां आती है? 5। कितनी आती है? 5 मगरबी हिंदी के। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी।
खड़ी बोली, ब्रजभाषा भी बोल सकते हैं, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, पांचों तरतीब से याद रखेंगी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के उस नज़रिए को उर्दू ब्रजभाषा से निकली है जदीद लिसानियात ने मुस्तरद किया, निगलेक्ट करके उर्दू का रिश्ता किस बोली से जोड़ा है? खड़ी बोली से जोड़ा है। आज़ाद का नज़रिया अब गलत साबित हो चुका है। उर्दू की असल जड़ और बुनियाद खड़ी बोली है। मगरबी हिंदी की सौती तकसीम, ओ ग्रुप और ए ग्रुप। ओ ग्रुप में ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है। ओ ग्रुप में क्या था? ओकार एकार जिसको बोलते हैं। ओ ग्रुप में ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है। जैसे इसको बोलते हैं आ गया को क्या बोल दिया? आयोगा, आ यो गोयो, आयो गोयो। ओ ग्रुप में ओ की आवाज़ बोला जाता है, आखिर में ओ आता है ओ की आवाज़ में। और अलिफ ग्रुप में आकार आता है, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली। इन दोनों बोलियों में अलिफ के आखिर में अल्फाज के आखिर में अलिफ की आवाज़ नुमाया आती है। जैसे घोड़ा, अलिफ आया, लड़का। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगड़ू या जाटू नाम है। मशरकी हिंदी, बिहारी और दीगर इलाकाई बोलियाँ। मशरकी हिंदी में कौन कौन शामिल है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, याद रखेंगे। इसी तरह बिहारी ज़बान में भोजपुरी, मैथिली और मगही शामिल है। राजस्थानी में मारवाड़ी, मालूजी, जयपुरी, मेवाती शामिल है। 47वां नंबर सवाल देखिए, इसको भी आप याद रखेंगे। ओहट कहा जाता है। क्या कहा जाता? अपभ्रंश और जदीद हिंद आर्याई ज़बानों के दरमियान अहद की ज़बान को क्या कहा जाता है? ओहट कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगी। उसके बाद देखें, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। अपनी शायरी में किस ज़बान का इस्तेमाल किया उन्होंने? अवधी का, यानी मशरकी हिंदी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। मसूद हुसैन खान ने अपनी लिसानी तहकीक में उर्दू की पैदाइश में खड़ी बोली के साथ साथ किस दूसरी बोली के असर को सबसे अहम माना है? तो हरियाणवी को अहम माना है। तो ये चंद तकरीबन 50 सवालात थे, उसकी तशरीह की गई है, तौज़ीह की गई है। अगर आप इसके मुताबिक तैयारी करते हैं, इसको बार बार वीडियो को देखते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप किसी तरह के भी किसी भी कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपकी मज़ीद तैयारी बेहतर हो सके। अस्सलामु अलैकुम।